Good morning students. Now we are going to start lecture number 2 of mole concept. In previous lecture we discussed about Dalton atomic theory, electron, proton, neutron, atomic mass, atomic number, etc. In this lecture we discuss about isotopes and isobar. What is isotopes? Atoms having same atomic number but different mass number is called isotopes. For example, hydrogen has 3 isotopes: protium, deuterium and tritium. Protium means 1H1, deuterium means 1H2, tritium means 1H3. All these isotopes having same number of proton or atomic number but different mass number. It is also called isotopes. Similarly, carbon has carbon 12 and carbon 14 isotopes. Atomic number is 6 and 6. होता है कि जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट इनका मास नंबर डिफरेंट होता है. ऐसे कुछ तो ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और कुछ ऐसे हैं जो मैन मेड है, बना लिए गए. तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स. इनका एटॉमिक नंबर सेम है, सो दैट दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स. और भी हैं बहुत सारे. ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन 16 भी होता है, ऑक्सीजन 18 भी होता है. बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स हैं. Isobars means atoms having same mass number but different atomic number. For example, 18 argon 40, 19 potassium 40, calcium 20, calcium 40. These all elements have same mass number but having different atomic number. These are also called isobar. तो आइसोबार का मतलब होता है ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, इनको हम कहते हैं आइसोबार. Isotones means atoms having same number of neutrons is called isotones. For example, 6 carbon 14 and 8 oxygen 16. 6 कार्बन 14 में अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 8. ऐसे कैसे? इसमें अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 16 माइनस 8 इक्वल टू 8. तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल या एटम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं इनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स. और भी होते हैं आइसोस्टेयर्स होते हैं, इसको रफ करता हूँ. Isosterics means same number of atoms and same valency electron. अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O में, तो इसमें 3 एटम्स हैं. एटम्स कितने हैं यहाँ पर? 2 एटम तो ऑक्सीजन के हैं, 1 एटम कार्बन का है. ऐसे कैसे यार? नाइट्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है. एटम्स तो यहाँ पर 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं. और अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 6 होता है एटॉमिक नंबर, 2,4. 4 तो इसके पास हो गए कार्बन के पास. एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 2,6. तो 1 ऑक्सीजन एटम कैरीज हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 6 × 2,
कितना हो गया आपके पास 16। तो टोटल इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के पास 6, ओवरऑल कितना हो गया 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आइसोस्टेयर्स का मतलब होता है सेम नंबर्स ऑफ एटम एंड सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोस्टेयर्स। फॉर एग्जांपल CO2 एंड N2O। CO2 हैज 3 एटम्स एंड N2O also has 3 atoms and valence electron is 16 and 16. This is also called isosteres. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से। जैसे मैं छोटी सी डेफिनेशन बोलूँ, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ मास ऑफ वन एटम। और ये एटॉमिक मास किस में होगा इन AMU और यूनिफाइड। लास्ट वीडियो में मैंने इसको बताया था। अब जैसे ये कैसे होता है, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है 1 AMU के। 1 AMU जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम के। इतना बड़ा डिजिट होता है, ये किलोग्राम होता है, किलोग्राम। तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 भी होता है कहीं इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और अगर ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो ये टोटल एटम का मास होता है। अगर मुझे टोटल एटम के मास की बात करनी है तो मैं इसकी बात करूँगा। सिंपली मुझे पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होता है, तो मैं यहाँ पर बात कर लूँ m इक्वल टू, सीधी मैं बात करूं तो न्यूक्लियस का मास ही एटम का मास होता है। तो मास ऑफ एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूल व्हाट इज मॉलिक्यूल? It is a substance which exist independently. मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। आयन भी आप देख चुके हैं, एटम भी देख चुके हैं, अब आ गया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं O2 की, O2 तो एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, ऑक्सीजन गैस होती है। मैं बात करूं नाइट्रोजन की N2, मैं बात करूं Cl2 की, मैं बात करूं F2 की। तो मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो लाइक O2, N2, Cl2 एंड F2 एक्सेट्रा। अब एक छोटा सा टर्म आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मीन्स क्या होता है? एटॉमिसिटी देखते हैं इसका क्या मतलब है। एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सोडियम मेटल की, तो सोडियम एग्जिस्ट जो करता है वो Na में करता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 1। मैं बात करूं O2 की, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको क्या लिखेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूं O3 की, तो ये कैसा है, इसकी एटॉमिसिटी है 3।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूँ P4 की एटॉमिसिटी कितनी है 4, तो ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं बात करूँ S8 की, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 8, और ये कैसा है ऑक्टा एटॉमिक। ये मतलब होता है एटॉमिसिटी का। आप किसी भी मॉलिक्यूल को देख लें, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं वही नंबर आपका क्या होता है। जैसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 है, 3 4 5 4 8, तो ये इस तरीके से होते हैं। इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। किसी भी वन मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इसी को बोला जाता है एटॉमिसिटी। और मॉलिक्यूल क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो किसी पर डिपेंड नहीं है और ऐसे के ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल। Na की एटॉमिसिटी 1 होती है, इसीलिए Na ही लिखा जाएगा। या Ca की एटॉमिसिटी कितनी होती है 1। तो जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है उनको ऐसे के ऐसे लिख दिया जाता है। अगर किसी की एटॉमिसिटी 2 है तो 2 करके लिखेंगे, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। अब देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। किसी भी वन मॉलिक्यूल का जो मास होता है, इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ईच elements present in वन मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात करूं H2O का, मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मुझे क्या करना होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ, मतलब मास कौन सा है? एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटॉमिक मास का सम होता है। ठीक है, ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है, तो एटॉमिक मास का सम होता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 इंटू कर दूंगा मैं। ठीक है, तो जैसे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 AMU में, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 AMU। अगर मैं टोटल की बात करूं तो कितना हो गया? 18 AMU। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे इसको ग्राम में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में करना होगा। ठीक है ना, तो अगर ग्राम में लिखूंगा तो मुझे इस नंबर से, इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिजिट कहाँ से आया, इसको आगे देखते हैं। तो मोलर मास का, ये मॉलिक्यूलर मास का ये मतलब होता है। ठीक है, इसे आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ वाटर दे रखा है। मास ऑफ वाटर कितना दिया है? 72 ग्राम। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है? हाइड्रोजन का ऊपर मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, कितना आया? 18 AMU। ठीक है, अगर मुझे इसको सपोज करो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं या तो ऐसे कर दूँ, या फिर एक तरीका ये भी है कि मैं इसको 18/Na नंबर से डिवाइड कर दूँ। Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, इसका मतलब होता है Na मीन्स एवोगैड्रोस नंबर। इसको आगे भी देखते हैं अपने लोग, ये बहुत डिटेल में आगे पढ़ना पड़ेगा। और इसकी जो वैल्यू होती है, Na की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू होती है। तो ये मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगा? ग्राम में। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास, टोटल कितना मास है उसका? 72 ग्राम डिवाइडेड बाई 18/Na ग्राम। अगर आप AMU से डिवाइड करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 72/18। अब ये भी ग्राम में हो गया, ये भी ग्राम में हो गया।
18 4 जा कितना आ गया आपका 4 ग्राम। यस तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, सबसे ज़्यादा जो नेम भी है मोल कॉन्सेप्ट, तो मैं बात करने जा रहा हूँ मोल की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो मोल होता है कोई ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि किसी अमाउंट का मास है या कुछ ऐसा है। मोल सिर्फ एक यूनिट होता है, और वो भी यूनिट कैसा है, काउंटिंग यूनिट है। जैसे मान लीजिए आप 12 बनानाज लेकर आए मार्केट से, तो 12 बनानाज इक्वल टू 1 डज़न बनाना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो मैं मार्कर की बात करूँ, ये मार्कर बड़ी चीज़ है, ये बड़े हैं और बड़े मार्कर हैं। जैसे मान लो मैं 12 मार्कर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएंगे 1 डज़न। 12 नंबर्स का मतलब वहाँ पर क्या होता है 1 डज़न से, क्योंकि ये चीज़ साइज़ में बड़ी है। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ एटम्स के केस में, तो देखिए मॉलिक्यूल जो एटम्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, एटम्स ऐसी चीज़ होती है जो कभी दिखाई नहीं देती है, नेग्लिजिबल चीज़ है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जो हमारे जो एटम्स होते हैं साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। तो बार बार एक्सपेरिमेंट करा के ये देखा गया कि मान लीजिए 1 ग्राम में मतलब इनके लिए सुटेबल यूनिट क्या हो। तो यहाँ पर जो यूनिट की मैं देखो, जैसे मास को कैलकुलेट किया AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, और यूनिफाइड में मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मोल की। और मोल क्या होता है, जस्ट अ काउंटिंग यूनिट, केवल काउंटिंग गिनने का यूनिट है ये, केवल मैं गिन रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए मैं कहूँ 100 है या 1000 है या फिर और भी ज़्यादा लैख में है, मिलियंस में है, तो इसी तरह से जो एटम्स होते हैं ये भी क्या है हमारे मोल में हम इनको काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मास है, मास नहीं है, ये केवल काउंटिंग यूनिट है। और इसको कैसे बनाया है मोल के लिए, बार बार एक्सपेरिमेंट करा के ये देखा गया कि मान लीजिए 1 ग्राम में कितने जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें कितने आखिर एटम्स होंगे। तो बार बार जब कैलकुलेट करा के देखा गया कि उसके मॉलिक्यूलर मास के अगर सिमिलर देखूं तो कितने उसमें एटम्स हैं, तो एवोगैड्रो ने नंबर दिया है, उसने बताया कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स हैं। 23 उसमें एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसके अंदर आइंस हो सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये जो नंबर उसने दिया है फिक्स नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। प्रैक्टिकली डेटा के हिसाब से उसने निकाला है, उसने चेक करके देखा है कि हाँ इतना, वरना ये नंबर गिनना पॉसिबल ही नहीं है, सालों लग जाएंगे इस नंबर को काउंट करते करते। 10⁻23 लगा हुआ है। मोल का मतलब क्या है, इट इज जस्ट अ काउंटिंग यूनिट, नॉट अ मास, नॉट अ किलोग्राम, ग्राम, ml, लीटर, कुछ भी नहीं है, केवल ये काउंटिंग यूनिट है, केवल गिनने का नंबर है। जैसे डजन होता है, जैसे 1000 होता है, जैसे 100 होता है, जैसे लैख होता है, मिलियंस में होता है, ऐसे होता है। तो ये भी एक क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है। इसकी जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन में कार्बन को एक बेस मान लिया गया, क्योंकि हम मान किसी को भी सकते हैं, लेकिन मोरेवर कार्बन ज़्यादातर कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसने कार्बन को एक तरीके से बेस मान लिया। और उसके बेस पर उसने डेफिनेशन दी है कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में वो कितनी कंटेन करता है एंटिटीज एज एटम्स, एटम्स भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी कितनी एंटिटी वो कैरी करता है, जितनी उसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो 12 ग्राम क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास, किसका, कार्बन आइसोटोप का। देखो C12 आइसोटोप लिखा हुआ है, क्योंकि कार्बन के और भी आइसोटोप होते हैं, जैसे कार्बन 14 भी होता है, लेकिन मैं 14 की बात नहीं कर रहा हूँ। C12 का मतलब कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वही एटम्स किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो 1 मोल इक्वल टू उसने जो नंबर दिया है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल में, अब कुछ भी हो सकता है। अब मान लो आप एटम को काउंट कर रहे हो तो ये एटम्स मान लिए जाएंगे, अगर आप पार्टिकल्स को काउंट कर रहे हो तो ये पार्टिकल मान लिए जाएंगे, मॉलिक्यूल को काउंट कर रहे हो तो मॉलिक्यूल को मान लिया जाएगा, क्योंकि ये सभी बहुत छोटी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मान लिया जाएगा, आइंस को काउंट कर रहे हैं तो ये आइंस मान लिए जाएंगे, तो ये आइंस मान लिए जाएंगे। तो 1 मोल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी के भी अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया उसके आगे मोल लिखा हुआ है तो उससे डरना नहीं है। मोल क्या है, काउंटिंग यूनिट है, केवल गिनने का नंबर है ये, ऐसा नहीं है कि कोई इसकी कोई किलोग्राम, ग्राम या कोई मास वगैरह का कुछ भी नहीं है ये।
ये केवल क्या है, एक काउंटिंग नंबर है। जैसे आप अपने डजन लिखते हो, जैसे 1 डजन इक्वल टू 12, ऐसे ही मान लीजिए 100 को लिखते हो 100, 1000 को लिखते हो, मिलियंस को लिखते हो, ऐसे कैसे ये मोल होता है। बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स, जो एटम्स के पार्टिकल होते हैं, एटम्स जो है वो साइज में बहुत छोटा है। तो कितने एटम होंगे उसके मॉलिक्यूलर मास में, उसको बताने के लिए ये नंबर कैलकुलेट किया है। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन और आयंस, ये कुछ भी हो सकता है। सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही किसी कंपाउंड के 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। कार्बन 12 को उसने एक बेस मान लिया है, कार्बन 12 के बेसिस पर ही उसने ये डेफिनेशन दी है। कार्बन 12 के 12 ग्राम, 12 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो इसके 12 ग्राम में जितने मॉलिक्यूलर क्या मोलर मास हो जाएगा, तो जितने ग्राम कार्बन 12 के 12 ग्राम में उतने ही एटम प्रेजेंट होते हैं जितने किसी 1 मोल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि स्पीसीज़ का कितना नंबर है। जो स्पीसीज़ दी है, चाहे मान लो 1000 स्पीसीज़ दी हो, कितनी भी स्पीसीज़ दी हो, जितनी भी आपको स्पीसीज़ दी है उसको इस नंबर से, इस फिक्स नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 6.022 इंटू 10⁻23। इसको Na भी बोलते हैं। Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, और ये नंबर ऑफ स्पीसीज़ को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, जरा सी देर में समझ में आ जाएगा। अगर आपको किसी के लिए मोल बनाना है, मान लीजिए अगर आपको मोल बनाना है तो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास और डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास। अब ये मोलर मास अपने लोग अभी आगे देखेंगे, क्योंकि मोलर मास तभी स्टार्ट होगा जब अपने लोग मोल पढ़ लेंगे। तो मोल बहुत आसान चीज़ है, कोई टफ नहीं है, बस ये थोड़ा समझने वाली बात है। यस, तो क्वेश्चन दिया है अ सैंपल ऑफ ओजोन। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा O3। तो ओजोन का जो फॉर्मूला है वो O3 है। तो अ सैंपल ऑफ ओजोन कंटेन्स 18.066 इंटू 10⁻24 एटम्स। अब इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा में कैलकुलेट करना है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्पीसीज़। स्पीसीज़ का नंबर कितना दिया है, 18.066 इंटू 10⁻23। ये एटम्स दिए हैं, ठीक है। ये इतने एटम दे रखे, कोई भी स्पीसीज हो सकती है, एटम हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें निकालना है मोल। मोल को मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी फॉर्मूला बनाया था n/Na। n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 18.066 इंटू 10⁻23 एटम्स डिवाइडेड बाई, अब Na है तो 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितना आएगा हमारा ये 3। तो ये कितना हो गया हमारा, 3 मोल हो गया ये। अब इसके आगे एटम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि अब सोचिए आप कि कितनी स्पीसीज थी, 18.066 इंटू 10⁻23, बहुत बड़ा नंबर है ये। अब ये बहुत बड़े नंबर को जब हमने मोल में कन्वर्ट करा तो कितना सा रह गया, 3। तो यही तो इसका एडवांटेज है। जो मोल यूनिट हमने जो यहाँ पर डिटरमाइन किया है उसका जो एडवांटेज है वो यही है कि इतने बड़े नंबर को 23 पावर लगी है। आप कितना समझ रहे हैं, कितना आगे जीरो लगाएंगे। तो इतने बड़े नंबर को हमने एक स्मॉल डिजिट में लिख दिया 3। ये एडवांटेज है मोल का। और ये किस में यूज़ किया जाता है, जो बहुत छोटी स्पीसीज़ हैं, जो बहुत नेग्लिजिबल स्पीसीज़ है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो मोल जो है वो बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए, छोटी स्पीसीज जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल और आपका मॉलिक्यूल, एटम, आयन, इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो इतने बड़े नंबर को, इतने एटम्स थे, अब कितने रह गए हमारे, इतने मोल। अब आपसे कोई बोले कि 3 मोल ओजोन में कितने एटम्स हैं, तो आप तुरंत ही बता दो कितने एटम्स हैं, 18.066 इंटू 10⁻23, तो इतने से रह गए। तो ये मोल में आ गया। यानी कि अब आपको ये पता लग गया कि 3 मोल इक्वल टू कितना हो गया, 18.066
066 इंटू 10⁻23। समझिए बात के लिए बहुत आसान है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कैलकुलेट एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही है, O3 के अंदर और कुछ तो है ही नहीं। तो मुझे क्या करना होगा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू 3 मोल है, तो 3 इंटू कितने हैं 18.066 इंटू 10⁻23। तो इतने एटम्स आ जाएंगे आपके। कितना आ गया 18, 19, 'इतने एटम हैं।